हाँ जी, लास्ट क्लास हमारी लगी थी जैसी मर्जी लगी थी। छोटे छोटे क्वेश्चंस भी कुछ किए थे और आपको थोड़ा थोड़ा सा होमवर्क भी दिया था। ठीक है, होमवर्क हाँ बिल्कुल था। ये सरप्राइज थोड़ी था ना था कि होमवर्क भी था। ये बताओ होमवर्क किस किस के पास बिल्कुल अपडेटेड है पूरा का पूरा। थोड़ी थोड़ी जनता है, बाकी जनता बाकी जनता बाकी जनता। कीप योर हैंड्स रेज्ड, कसरत करो अपनी। हाँ जी मनस्वी, होमवर्क क्यों रह गया? अच्छा, लोअर योर हैंड्स। हाँ जी मनस्वी, क्यों रह गया? मतलब आता नहीं था या छोड़ दिया? क्यों? एक सेकेंड, मनस्वी के साथ। हाँ जी बच्चे, आपका नाम? वंशिका। कितना रह गया? क्यों? समझ नहीं आया उनके साथ। डाउट है, डाउट वाली चीजें लगे ये था। क्यों? होमवर्क फुल फ्लेजेड होमवर्क नहीं था, उसी में थक गए हैं, ये स्टैमिना है आजकल के बच्चों के। ऑल राइट, शांति, एकदम शांति। सीक्वेंस के हिसाब से मुझे अपडेट कीजिए, होमवर्क में था क्या क्या, कौन सा क्वेश्चन? ओके ओके, लिसन अप लिसन अप लिसन अप। एक आपको पीडीएफ फाइल शेयर की जाएगी जिसमें ये होमवर्क के सॉल्यूशन होंगे अलोंग विद द अदर होमवर्क जो कि आज आपको दिया जाएगा। वहां से आप अपने आंसर्स मैच करेंगे। बट कल मुझे 100% अपडेटेड क्वेश्चन होमवर्क चाहिए होगा, इंक्लूडिंग आज का होमवर्क। पॉइंट नंबर 1। बेटा आपके डाउट अभी क्लियर करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का। सेकेंड थिंग, एक हमने बनानी है जी समरी, हर चैप्टर की समरी बनाएंगे इस सब्जेक्ट में। एट द बैक ऑफ योर रजिस्टर्स वो समरी भी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी। समरी इज नथिंग बट ऑल फॉर्मूलाज एट वन प्लेस। अगर मुझे ऑल फॉर्मूलाज एट वन प्लेस लिखने हैं, अगर अभी मैं फटाफट से लिखने की बात करूं, मैं क्विकली आपको पूछूं ऐसी कौन सी लीवरेज है जो कि परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बताती है ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स? कंबाइंड लीवरेज। ऐसी कौन सी लीवरेज है जो कि परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बताएगी ड्यू टू परसेंटेज चेंजेस इन ईबीआईटी? फाइनेंशियल लीवरेज। और कौन सी लीवरेज है जो कि आपको परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बताएगी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स ऑपरेटिंग? ऐसी कौन सी लीवरेज है जो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी बताएगी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स? कंबाइंड। बेटा जी ये कैसे केस में पॉसिबल है? व्हेन देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड परसेंटेज चेंज इन ईएटी बराबर ईबीटी बराबर ईपीएस। तो अगेन सेल्स का इंपैक्ट ईपीएस पर बोल दो या सेल्स का इंपैक्ट ईबीटी पर बोल दो, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो बात एक ही है, कौन सी लीवरेज? कंबाइंड। ठीक। तो बस अब जितना भी हमारे पास ये चैप्टर रह गया है उसमें अब ये स्ट्राइक करने वाली बात है कि कौन सी रिक्वायरमेंट में कौन सी लीवरेज एप्लीकेबल है। अलॉन्ग विद दैट सम एडिशनल कॉन्सेप्ट्स भी आते रहेंगे, सम एडिशनल रेशियोज वगैरह, वो मेरा काम होगा। बट आपका काम है टू बी एक्चुअली बी 100% ब्रश्ड अप ऑन ऑल ऑफ द फॉर्मूलाज ऑफ थ्री लीवरेजेस। एक तो इनके जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं। अच्छा मुझे बताना, फाइनेंशियल लीवरेज का एक बेसिक फॉर्मूला भी है जो इनकम स्टेटमेंट पर लगता है, कौन सा? एबीआईटी अपॉन। और फंड और ऑपरेटिंग लीवरेज का? और फिर कंबाइंड लीवरेज का? राना जी, ऑलराइट। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 28 में जो बच्चे अटक गए थे, कहाँ दिक्कत आई? जी। अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड, फॉर्मेट सुनिए। आप क्या करोगे, सेल्स से लेकर ईबीआईटी तक जाओगे। तीन कॉलम्स बनेंगे क्योंकि तीन फिक्स्ड कॉस्ट है, तीन कॉलम्स बनेंगे। फिर उसके बाद इनकम स्टेटमेंट दोबारा स्टार्ट करना, ईबीआईटी से लेकर ईबीटी तक ही जा पाओगे। सिचुएशन 1 प्लान ए और बी, सिचुएशन 2 प्लान ए और बी, सिचुएशन 3 प्लान ए और बी, लाइक दिस। सेम रहेगा सिचुएशन 1 के हिसाब से।
एक हाँ बेटा सिचुएशन वन का ईबीआईटी सेम रहेगा, बस इंटरेस्ट यहाँ पर ए के हिसाब से और बी के हिसाब से अलग लगाएंगे। बेटा जी सुनो, आंसर ही मैच करनी है ना, हो जाएंगे पीडीएफ से मैच, आपस में मैच करी जा रहे हो सकता है दोनों में का आपस में गलत हो रहा है। मैच करके तसल्ली तो ले ली हमने, झूठी तसल्ली ले ली, मिल जाएंगे पीडीएफ में आंसर। हाँ जी मनस्वी, क्लियर है? सिचुएशन वन में फिर ईबीआईटी तो सेम ही रहेगा, इंटरेस्ट अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 28 में ये डिस्कस करवाना है, आइडेंटिफाई द कंपनी विच इज बेटर प्लेस्ड, ये डिस्कस करवा देते हैं। और किसी को सॉल्व करते हुए भी डाउट था? वंशिका कोई डाउट था इसमें 28 में? 28 का फोर्थ ही बता रहे हैं, मैं एक बार आंसर ढूंढ रही हूँ उसका। हाँ जी, ईबीआईटी के आंसर 28 में कंफर्म कीजिए। 30,000 और सेल्स का आंसर कंफर्म कीजिए। 28। फिक्स्ड कॉस्ट का आंसर कंफर्म कीजिए। और देखिए इन्होंने बोला आइडेंटिफाई विच कंपनी इज बेटर प्लेस्ड विद रीजन बेस्ड ऑन लीवरेजेस, मतलब लीवरेज के बेसिस पर ही कमेंट देना, कोई ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल फिगर्स को आप कंपेयर कर लो, इंटरेस्ट को कंपेयर कर लो कि अच्छा इंटरेस्ट बी में ज्यादा है जी, ये मत बोलना, या फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो बी में ज्यादा है जी, ये नहीं बोलना। अब डिपेंडिंग अपॉन द स्केल ऑफ कंपनी लीवरेजेस को करो। स्क्रीन इज फ्रोजन एंड नॉट मूविंग, एक सेकंड दीजिएगा। मैं दोबारा से स्क्रीन ओपन करती हूँ। हाँ जी, अब स्क्रीन सामने है और इज इट मूविंग? प्लीज कंफर्म। स्क्रीन सामने है एंड नाउ इज इट मूविंग? ऑनलाइन बच्चा प्लीज कंफर्म। यस ठीक है जी। नाउ 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 अब ध्यान से देखिए, लीवरेजेस में मुझे बताना ऑपरेटिंग लीवरेज किसकी ज्यादा है? एक ही। फाइनेंशियल लीवरेज किसकी ज्यादा है? एक ही। तो हेंस ऑब्वियस सी बात है कंबाइंड लीवरेज भी एक ही ज्यादा होगा। तो आपने ए को एक मोर रिस्की कंपनी डिक्लेयर कर देना है एज कंपेयर टू कंपनी बी। तो न्यूमेरिकल फिगर विल नेवर बी द बेसिस फॉर एनी ओपिनियन और एनी कमेंट, इट विल ऑलवेज बी अ रेशो, इन दिस केस रेशो क्या? लीवरेज एक तरीके से। तो लिखिए, मैं डिटेक्ट करवा देती हूँ रिक्वायरमेंट नंबर 4। लिखिए, कंपनी बी इज बेटर देन कंपनी ए। इन्होंने यही पूछा ना, विच कंपनी इज बेटर। लिखिए, कंपनी बी इज बेटर देन कंपनी ए because because it has lower leverages. It has lower leverages because it has lower leverages as compared to company A, because it has lower leverages as compared to company A, and hence lower risk, and hence lower risk. दैट्स इट, बस इतनी सी बात आपने बोलनी है। कंपनी बी के पास लो रिस्क है, हेंस इट इज अ बेटर कंपनी बेस्ड ऑन लीवरेजेस। दैट्स इट। अब बताइए, होमवर्क क्वेश्चन में अगेन मैं बार बार बोलूंगी, आंसर मैच करना है वो तो पीडीएफ से हो जाएगा, मुझे बस रिमाइंडर देना है आपने कि 2 पीडीएफ को लेकर, एक समरी पीडीएफ एक होमवर्क पीडीएफ, उससे हो जाएगा। बट आप क्वेश्चन करते करते कहीं पर उलझ गए हो, वो बात बताओ जी। आंसर तक पहुंच 30th में, 30th में सेकंड क्या है? फाइंड आउट कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज विच गिव हाईएस्ट वैल्यू एंड लीस्ट वैल्यू। मतलब क्या करना है हमने ना, कंबाइंड लीवरेज निकालनी है जी की।
कंबाइंड लीवरेज निकालनी है। अब जिस कॉम्बिनेशन में कंबाइंड लीवरेज की हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी वो आइडेंटिफाई करना है, जिसमें लीस्ट वैल्यू आ रही है वो आइडेंटिफाई करना है। अगेन पीडीएफ आपको बता देगी क्या आपने कंबाइंड लीवरेज निकाली हुई है कलर, बस वहां से मैच हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इन केसेस में हम कंबाइंड लीवर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल सकते देखिए निकाल सकते हो, बट जितना तक मुझे याद है इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल की कोई कड़क फिगर्स नहीं थी, पॉइंट्स वाली फिगर्स थी। सो अपने आप में अगर ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल अप्रोक्सीमेटेड है तो कंबाइंड और अप्रोक्सीमेट हो जाती है, तो कर भी सकते हो। बट लेटर से इसी क्वेश्चन में एक फर्दर रिक्वायरमेंट बनी होती है जिसमें कंबाइंड लीवरेज का परसेंटेज चेंज वाला यूज होता, हैं। तो फिर एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाती। इसलिए बेटर रहता है कि आप फिर कंबाइंड लीवरेज का अपना ही फॉर्मूला लगा दो। क्या बनता है फॉर्मूला? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। इस क्वेश्चन में तो ईबीटी तक ही बात है, प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं। तो डिपेंड्स, फ्यूचर रिक्वायरमेंट है कि नहीं। ऑलराइट बच्चे, कंबाइंड लीवरेज का जहां से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वहां पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 11। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पर। इट्स लेक्चर नंबर 5 टुडे। देखिए फर्म्स डिटेल्स आर आज अंडर, सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है। It has borrowed 10 lakh at 10% per annum and its equity share capital is 10 lakh with share of 100 each. And it is in a tax bracket of 50%. कैलकुलेट सबसे पहले तीन रिक्वायरमेंट, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज। ये कैसे कैलकुलेट करोगे? जब आप बनाओगे इनकम स्टेटमेंट। आपकी इनकम स्टेटमेंट जो है ईपीएस तक लेकर जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो, ईएटी तक तो लेकर जानी ही जानी है। चलिए जी, इनकम स्टेटमेंट बनाइए और तीनों लीवरेज के आंसर बताइए। शुरू कर दीजिए। ये काम किया हुआ है क्या? अच्छा, आपने तो पिछली बार ही कर लिया था। यस, वेरिएबल कॉस्ट इज 50% ऑफ सेल्स। बताइए चेतन, आंसर क्या आ रहा है ऑपरेटिंग लीवरेज का? फाइनेंशियल लीवरेज। यहां पर कंबाइंड के लिए बेशक डायरेक्टली कर सकते हो, 6 into 2 12 चलेगा, बिकॉज ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल की फिगर्स एग्जैक्ट है। हाँ जी, डन।
हाँ जी, तीनों लीवरेजेस आ गई, 6 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 12 टाइम्स। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखिए क्या पूछ रही है आपसे, रिटर्न ऑन इक्विटी। अच्छा, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या है, देखो इक्विटी के लिए अल्टीमेटली अर्निंग्स क्या बचती है, वी कॉल इट अर्निंग्स फॉर इक्विटी, ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड करके जो आती है। खैर इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, बट वैसे कॉन्सेप्ट प्रॉपर लिखेंगे, शॉर्टकट में ईएटी नहीं लिखना, लिखना तो अर्निंग्स फॉर इक्विटी है। बट ये बताओ आ कितना रहा है, अर्निंग्स फॉर इक्विटी की रुपी वैल्यू बताओ, 50,000। अच्छा अब ये भी ध्यान से सुनना, इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स है, इट्स नॉट इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर किसी क्वेश्चन में रिजर्व्स एंड सरप्लस है तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल में ऐड करके बोलोगे इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स आता है। सो व्हाट डू वी मीन बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, इट इज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। हाउएवर इस क्वेश्चन में मेरे पास कोई रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं है, जो है इक्विटी शेयर कैपिटल ही है। हाँ जी, कितनी है, 10 लाख की। तो अब बताओ ये रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आ रहा है, 5%। सो जब हम रेशियो एनालिसिस चैप्टर पढ़ेंगे या उससे पहले दोबारा से कभी आरओई सामने आ गया, रिटर्न ऑन इक्विटी, हमेशा ये बोलो इक्विटी का कितना पैसा है, तो हम इक्विटी का पैसा सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अमाउंट में बोलेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी तो उन्हीं का ही पैसा है। सो इट्स टोटल इज कॉल्ड एज इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। और इनके लिए अर्निंग्स क्या बचती है, अर्निंग्स फॉर इक्विटी आफ्टर पेइंग ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, जो बचता है इनके लिए बचता है। डन हो गया, 5% आ गया जी आंसर। एंड देन नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, हाँ जी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, इफ सेल्स इंक्रीज बाय 6 लाख व्हाट विल बी द न्यू ईबीआईटी। रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट नहीं बनानी, सेल्स का इंपैक्ट ईबीआईटी पर कौन सी लीवरेज एक्सप्लेन करेगी, ऑपरेटिंग लीवरेज। तो पहले तो ना परसेंटेज चेंज इन सेल्स निकाल लो बच्चे, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। हाँ जी, सेल्स इंक्रीज हो रही है 6 लाख से, ओरिजिनली 24 लाख से, सो परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज 25%। फिर लगाओ ऑपरेटिंग लीवरेज का परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला, इट इज परसेंटेज चेंज इन EBIT divided by percentage change in sales। ऑपरेटिंग लीवरेज कितनी आई हुई थी, 6 टाइम्स। अच्छा सेल्स मेरी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज, हेंस परसेंटेज इंक्रीज इन EBIT इज 150%। और रिवाइज EBIT की रुपी वैल्यू निकाल लो, रिवाइज्ड EBIT, ओरिजिनल EBIT कितना है, 2 लाख को बढ़ाना है 150% से 5 लाख। लीजिए क्वेश्चन खत्म, सिंपल था क्वेश्चन। इसमें आपने नई चीज जो सीखी वो प्रोबेबली आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी सीखा है, अदरवाइज वैसे काफी सिंपल क्वेश्चन था। ऑलराइट आगे बढ़ते हैं जी। हाँ जी इसी के लिए क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 12 बच्चे, स्टार्ट करिए क्वेश्चन नंबर 12। ऑलराइट, Betatronics Limited has the following balance sheet and income statement information। एक बार अगर आप बैलेंस शीट को ध्यान से पढ़ें, इक्विटी कैपिटल है, 10% डेट है, रिटेन अर्निंग्स है और करंट लाइबिलिटीज है। एसेट साइड पर नेट फिक्स्ड एसेट्स है, नेट इसलिए मतलब नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और करंट एसेट्स है। इनकम स्टेटमेंट देखिएगा, सेल्स में ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किए और आ गया जी EBIT। तो कहने का मतलब इस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों इंक्लूडेड हैं। वैसे डेप्रिसिएशन 60,000 की बता दी, और EBIT की बात तो जैसे आपने इनकम स्टेटमेंट समझी हुई है वैसे ही है, EAT तक लेकर चले गए।
Now determine the degree of operating financial and combined leverages at the current sales level, मतलब जो भी इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है इसके हिसाब से, if all operating expenses other than depreciation are variable cost. मतलब 1,20,000 में डेप्रिसिएशन ही इकलौती फिक्स्ड कॉस्ट है 60,000 की, बाकी का खर्चा 60,000 का वेरिएबल है। तो आपने क्या करना है, अपनी कॉपीज में ना जो इनकम स्टेटमेंट रीऑर्गेनाइज करनी है, तो आप सेल से लेकर ईबीआईटी तक ही रीऑर्गेनाइज करो, पूरी इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईबीआईटी ऑनवर्ड्स तो क्वेश्चन भी ठीक ही बता रहा है। ठीक है, मुझे क्यों रीऑर्गेनाइज करनी है? बिकॉज टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला बताना बच्चे, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अब कॉन्ट्रीब्यूशन तो चाहिए ना मुझे, तो अपना इनकम स्टेटमेंट रीऑर्गेनाइज करो सबसे पहले तो। अच्छा, आपने ना, आई थिंक सो, इफ नॉट लास्ट क्लास, उससे भी पहले वाली क्लास में ऐसा कुछ क्वेश्चन था, वहां पर हमें अजम्पशन लेनी पड़ी थी, अज्यूमिंग डेप्रिसिएशन इज द ओनली फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पे बस वही चीज क्वेश्चन सामने से बता रहे हैं, हमें अजम्पशन नहीं लेंगे। चलिए जी स्टार्ट कर दे। कंट्रीब्यूशन कैसे आ जाएगा? हाँ, जैसे मर्जी कर लो, मेरे को बस लिख कर ही बताना है, मुझे बस लिख कर बताना है कि ये रही कंट्रीब्यूशन। आप ऐसे बता दो ईबीआईटी में फिक्स कॉस्ट जोड़ दो, कंट्रीब्यूशन आ गई, बात तो वही है। अल्टीमेटली कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही है बच्चे? 2,80,000। लीजिए, और अब तीनों लीवरेजेस अपने पास कैलकुलेट करेंगे, एंड रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि मुझे अगली रिक्वायरमेंट भी कुछ दिखाई दे रही है, तो अभी से रिक्वेस्ट रहेगी 4 डेसिमल प्लेस तक निकाल लेना। हाँ जी, मुझे वहां पे लिखा होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग लीवरेज बात एक ही है, यूनिट्स नहीं, इट्स ऑलवेज अ डिग्री मतलब टाइम्स। तो खाली वर्ड ऑपरेटिंग लीवरेज या दी वर्ड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मीन वन एंड द सेम थिंग। इट्स पूरा पूरा आ रहा है, 2 डिजिट तक आ रहा, 1.27। ऐसा ना 1.272727 खिंचा हुआ है, तो यू विल राइट इट एज 1.2727, 4 तक लेकर जाओगे कम से कम, बाकी एग्जैक्ट आ रहा है। अच्छा, फाइनेंशियल लीवरेज बताओ। 1.375 एग्जैक्ट आ गया, और कंबाइंड लीवरेज भी एग्जैक्ट। ठीक है, टेक योर ओन टाइम इन कंप्लीटिंग दिस, जल्दबाजी कोई नहीं है ना, ये सोचना है कि मैम ने तो आंसर लिख दिया, मैं भी फटाफट आंसर ही लिख लूं, होता रहेगा, आती रहेगी लीवरेज, ऐसा नहीं सोचना जी, प्रॉपरली लिख कर करना है, विद प्रॉपर फॉर्मूलाज, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखने हैं, तभी याद होंगे। हाँ जी बताइए, डन है, तीनों लीवरेजेस आ गई। चलिए नेक्स्ट रिक्वायरमेंट प्लीज। इफ टोटल एसेट्स रिमेन एट सेम लेवल बट सेल्स एक बार इंक्रीज बाय 20%, एक बार डिक्रीज बाय 20%। देखिए, ये इंसिस्ट करने का क्या लॉजिक था, इफ टोटल एसेट्स रिमेन एट, क्या सेम रहेगा? डेप्रिसिएशन तो सेम रहेगा। एक ये भी लॉजिक है कि कई बार अगर एसेट्स बढ़ाने के चक्कर में फाइनेंसिंग ना बढ़ानी पड़ जाए, ये ना हो कि अच्छा नया कोई डेट आ रहा होगा जी, ऐसा कुछ नहीं है, इंटरेस्ट भी सेम है, तो डेप्रिसिएशन भी सेम है, इंटरेस्ट भी सेम है, सिर्फ और सिर्फ सेल्स चेंज हो रही है और कुछ नहीं चेंज हो रहा, बट उसका इंपैक्ट किस पर मांगा गया है, अब वो चेक करो। व्हाट विल बी द ईपीएस एट न्यू सेल्स लेवल? बेटा जी, सेल्स का इंपैक्ट ईपीएस पर आए, कौन सी लीवरेज? कंबाइंड लीवरेज। बट कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला लगाने से पहले ये तो बताओ, ओरिजिनल ईपीएस कितनी है?
वो हमने तो नहीं निकाली हुई, ना क्वेश्चन ने बताई। हाँ जी, ओरिजिनल ईपीएस 1.3, ठीक है जी। अब कंबाइंड लीवरेज का परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला लिख लो। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अच्छा, दोनों सब रिक्वायरमेंट में वो चेंज 20% का ही है ना? तो अभी भी चेंज वर्ड यूज कर रहे हैं। ये मेरे पास 1.75 आई हुई थी। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय 20%। सो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस 35%। फिर आप एक्सप्लेन करो एज सब रिक्वायरमेंट 1 दैट इफ सेल्स इंक्रीज, अब जाकर हम चेंज वर्ड हटाकर इंक्रीज डिक्रीज यूज कर रहे हैं। इफ सेल्स इंक्रीज बाय 20%, ईपीएस इंक्रीजेस बाय 35%। रिवाइज ईपीएस निकाल दो जी। 1.3 को बढ़ाया 35% से, आपने मुझे बताया 1.755। ऐसे ही सेकंड रिक्वायरमेंट, इफ सेल्स डिक्रीज बाय 20%। रिवाइज डीपीएस लीजिए। 1.3 को 35% से कम करवा दिया। लीजिए, खत्म। मॉड्यूल का क्वेश्चन था ये। 13th आपके होमवर्क में था। आंसर वहां से मैच कर लेना। अब हमने डिस्कस करना है जी क्वेश्चन नंबर 14। लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 प्लीज। A company had the following balance sheet as on 31st March। एक बारी बैलेंस शीट को अच्छे से पढ़ो। इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, 15% डिबेंचर्स है, करंट लाइबिलिटीज है, और एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स है, करंट एसेट्स है। एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इज एज अंडर। फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब ऑपरेटिंग वाली फिक्स्ड कॉस्ट ही है प्योरली 4 करोड़। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो, आप इसको खाली नाम वेरिएबल कॉस्ट रेशो भी बोल दोगे, अल्टीमेटली इट मींस वन एंड द सेम थिंग कि वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का कितना परसेंट है। फिर आपके लिए अब नई चीज, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो, बच्चे इसका फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, ठीक है। रेशियो एनालिसिस चैप्टर में हम इसे पढ़ेंगे। बट पॉइंट इज, यहां से कौन सी फिगर निकल कर आएगी हमारे पास, सेल्स की, एंड देन इनकम टैक्स रेट। नाउ कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड कमेंट, कुछ कमेंट भी देना है जी। क्या क्या कैलकुलेट करना है, ईपीएस और तीनों लीवरेजेस। तो देखो जी, सबसे पहले तो हमारा काम रहेगा टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट, जो सेल्स से शुरू करेंगे और ईपीएस तक लेकर जाएंगे। कमेंट में क्या बताना, सिर्फ एक एक लाइन में उस चीज की डेफिनेशन। अच्छा, ईपीएस मतलब क्या, ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब क्या, ठीक। तो कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे। अब प्रॉपरली स्टार्ट करो। सबसे पहले तो टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो को सॉल्व करो जी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। टोटल
assets turnover ratio, it is sales upon total assets. टोटल एसेट्स कितने हैं जी? 20 करोड़। तो सेल्स आ रही है हमारे पास 50 करोड़। ऑल राइट, अब बनाइए इनकम स्टेटमेंट। हाँ जी, ईपीएस कितना आ रहा है? ईपीएस आ रहा है 16.8 एंड दैट्स योर फर्स्ट रिक्वायरमेंट, ईपीएस 16.8। और अब इसका एक लाइन में डेफिनेशन। जो कमेंट बोला है ना, मैं कमेंट डिक्टेट करवा रही हूँ, पहले जो बताओ 16.8 आ गया सभी के पास? लिखिए, अर्निंग पर शेयर इज यूज्ड, अर्निंग पर शेयर इज यूज्ड फॉर वैल्यूइंग द शेयर and making purchase decision by the potential investor. Earning per share is used, earning per share is used for valuing the share and making purchase decision by a potential investor. अभी एक और लाइन भी लिखवाएंगे, पहले बताइए लाइन क्लियर है? For valuing the share and making purchase decision by a पोटेंशियल इन्वेस्टर, मतलब कोई पैसा लगाना चाहता है तो लगाने से पहले ईपीएस देखेगा, ईपीएस को लिंक कर सकता है पीई रेशो के साथ, देखेगा अल्टीमेटली एमपीएस वगैरह चीजें। तो ईपीएस और एमपीएस दोनों चीजें देखी जाती है जिससे कि वो शेयर खरीदना है या नहीं खरीदना वो फैसला ले सके। दूसरी चीज, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर कंपेयरिंग फर्म्स विद इन द इंडस्ट्री, it is also used for comparing firms within the same industry. It is also used for comparing firms within the same industry. एक जैसी firms हैं, but due to different structures, different capital structure, they may generate different EPS. That's it. अब सेकेंड रिक्वायरमेंट में हमसे क्या पूछा जी? ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल लो। एग्जैक्ट बता रहे हो 1.96, 1.96। अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी। अब ऑपरेटिंग लीवरेज में कमेंट क्या लिखोगे? इसकी डेफिनेशन लिखिए, दिस लीवरेज एक्सप्लेन्स द इम्पैक्ट ऑफ, दिस लीवरेज एक्सप्लेन्स द इम्पैक्ट ऑफ, बताइए ट्रिगर क्या होता है, कौन सा चेंज? चेंज किस पर, किसका चेंज?
क्या चीज चेंज होगी उस सेल्स. So this leverage explains the impact of changes in sales on changes in EBIT. Sales का impact EBIT पर. This leverage explains the impact of changes in sales on changes in EBIT. ठीक है जी. अब आप फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट कर लो. 1.125. अब बताइए, इसका कमेंट आप खुद बनाइए. दिस लीवरेज एक्सप्लेन्स द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन EBIT और चेंजेस इन EPS. This leverage explains the impact of changes in EBIT on changes in EPS. EBIT का इम्पैक्ट EPS पर. हाँ जी, कंबाइंड लीवरेज का आंसर बताइए. 1.458. इसका कमेंट लिखो. इसका कमेंट लिखो जी. लिख सकते हो. ऑपरेटिंग लीवरेज में बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, इधर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट. बिल्कुल. और कंबाइंड लीवरेज में क्या लिखोगे? बिकॉज ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल. This leverage explains the impact of changes in sales on changes in EPS. चेंज होगा सेल्स में, इम्पैक्ट आएगा EPS पर. This leverage explains the impact of changes in sales on changes in EPS. डन हो गया जी. अब ध्यान से बात को सुनिए. ओल्ड स्कीम में ना हमारे पास 100 मार्क्स का फुल डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, MCQ नहीं होते थे. तो थिंग इज, ऐसा समझ लो कि जो चीज फिलहाल आपके पास 6 या 7 नंबर की है, उधर वही सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन थोड़े ज्यादा मार्क्स का था. तो यस, एज कंपेयर टू ओल्ड स्कीम अब ये पॉइंट आ गया कि हाँ जी, पेपर को कंप्लीट करना एक चैलेंज है, बट पूरा पूरा भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है. बट उधर और रिलैक्स्ड पेपर हुआ करता था. तो आप स्कैनर में देखेंगे एग्जैक्टली एक ऐसा क्वेश्चन ओल्ड स्कीम में 10 मार्क्स का आया हुआ है. ठीक है, स्कैनर में आपको मिलेगा 10 मार्क्स का. यही चीज इस टाइम पर 6 मार्क्स की होगी प्रोबेबली आपके पास. राइट. स्टूडेंट्स ने क्या किया, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना. रीडिंग टाइम होने के बावजूद, खुला टाइम होने के बावजूद ये वर्ड तो पढ़ा ही नहीं. एंड कमेंट बस कैलकुलेट करके आ गए. 10 में से मिले 6, फिर कह रहे हमारे 4 नंबर कैसे कट गए. अरे कमेंट ही नहीं दिया. तो रिक्वायरमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है. कमेंट मतलब एक एक लाइन में उसकी डेफिनेशन ही तो देनी थी. तो बस हम कैलकुलेशन ओरिएंटेड हो जाते हैं. हम आगे का पूरा वर्ड तो पढ़ते नहीं. कैलकुलेट द फॉलोइंग, पता नहीं आगे कौन सी अंग्रेजी लिखी होगी, छोड़ो परे, कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये पूरा लाइन, पूरा सेंटेंस पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है. ठीक है जी. चलिए, डन हो गया सभी के पास. 14th 15th पिछली क्लास में कवर्ड था. 16th होमवर्क था. 17th पिछली क्लास में कवर्ड था. 18th होमवर्क था. बेटा जी 19th आपका वैसे ही लॉन्ग टर्म पेंडिंग चल रहा है. मैं आपको ऑलरेडी पेंडिंग वाली लिस्ट में लिखवा चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर 19 इंडेक्स में आपके. ठीक है. 20th होमवर्क था. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 पर. क्वेश्चन नंबर 21 प्लीज. हाँ जी, पढ़ते हैं. Z Limited is considering the installation of a new project costing 80 lakhs. Expected annual sales revenue from the project is 90 lakh. Variable cost are 60% of sales. Estimated annual fixed cost other than interest is 10 lakh. Corporate tax rate 30%. And company wants to arrange the funds through issuing 4 lakh equity shares of 10 each and 12% debentures of 40 lakh. देखिए ऊपर पहली लाइन में बता रहे थे ना, एक्सपेंशन करनी है या नया प्रोजेक्ट है, उसके लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है 80 लाख की. तो वो 80 लाख कैसे लाया जाएगा? 40 लाख इक्विटी से और बाकी का 40 लाख डिबेंचर से. ये लास्ट लाइन में एक्सप्लेन कर दिया. नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट तीनों लीवरेजेस एंड EPS. पहले तो इनकम स्टेटमेंट बनाओ जी. सेल्स है मेरे पास 90 लाख की. सेल्स 90 लाख की है.
और आप तीनों लीवरेजेस कैलकुलेट करके बताओ, एंड ऑल्सो ईपीएस। इनकम स्टेटमेंट बनाओ, टेक योर ओन टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है, प्रॉपर फॉर्मूला लिखते हुए। अगर पॉइंट्स में लीवरेजेस आएगी तो प्लीज 4 डेसिमल प्लेस तक तो कैलकुलेट कर ही लेना। ईपीएस 3.71 बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप। सबसे पहले ईपीएस 3.71 कंफर्म कीजिए, किसी के पास नहीं आ रहा तो बताएंगे। किसी के पास ईपीएस 3.71 नहीं आ रहा तो प्लीज बताएं। 'हाँ जी, ऑपरेटिंग लीवरेज 1.964. And some 6 9 is home. 1.6981। ओके। हाँ जी, हो गया जी। अब देखिए अगली रिक्वायरमेंट। अगली रिक्वायरमेंट आपसे क्या पूछ रही है? डिटर्मिन द लाइकली लेवल ऑफ ईबीआईटी इफ ईपीएस इज 4 2 और 0। आपको 3 टारगेट ईपीएस दे दिए और इन टारगेट ईपीएस को अचीव करने के लिए ईबीआईटी कितना होना चाहिए, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अब आपने कुछ लिखना नहीं है, पहले बात को समझो जी। मैं अगर आपको बोलूं, अगर कोई लीवरेज का इस्तेमाल है जो ईपीएस और ईबीआईटी का रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर दे, वो कौन सी लीवरेज होगी? फाइनेंशियल लीवरेज। नाउ लिखना नहीं है, प्लीज लिखना नहीं है, बात को समझो। मैंने शुरू कर दिया जी फाइनेंशियल लीवरेज का कॉन्सेप्ट लगाना। फाइनेंशियल लीवरेज का परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी।
और मेरे पास ये फाइनेंशियल लीवरेज आई हुई है जी 1.2264। अच्छा, मुझे ईबीआईटी तो बताना ही है। हाँ, ईपीएस के बारे में इन्होंने कुछ बोल दिया, पहले बताना सबसे पहली टारगेट ईपीएस कितनी है? 4। नाउ मेरी ओरिजिनल ईपीएस कितनी है जी? 3.71। मुझे अपना ईपीएस इंक्रीज करना है 4 तक, तो कितने से इंक्रीज करना है? 0.29 को इंक्रीज करना अगर 3.71 से, तो व्हाट इज दैट परसेंटेज चेंज? 7 पॉइंट। ठीक है, लिखना नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करने में मेरी हेल्प करो। 7.8167। So this implies my percentage change in EBIT is going to be 7.8167 divided by 1.2264। अब ये बताना परसेंटेज क्या है? 6.3737%। अच्छा, मेरा ईपीएस अप गया था या डाउन गया था? अप। तो ईबीआईटी भी अप जाएगा। ओरिजिनल ईबीआईटी बताना मुझे, ओरिजिनल ईबीआईटी 26 लाख। 26 लाख को अगर आप ऐड करोगे इस परसेंटेज से 6.3737 जो आपने मुझे बताई है, तो मेरे पास रिवाइज फिगर कितनी आ रही है? 27,716। ये फिगर आ गई। देखो, काम तो हमने ठीक किया है, बट आप ये सोचो, अभी मैं एक टारगेट ईपीएस 4 की बात करी है, फिर अगर टारगेट ईपीएस 2 हो, फिर हम उसका पहले परसेंटेज चेंज मेजर करेंगे, दोबारा से यही फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी आएगा, फिर रिवाइज ईबीआईटी निकालोगे, फिर दोबारा से एक और ये काम जब टारगेट ईपीएस 0 है। देखिए, अभी तक इससे पहले मैं खुद ही आपको मना करती आई हूं कि बेटा रिवाइज इनकम स्टेटमेंट नहीं बनानी। अगर आप रिवाइज इनकम स्टेटमेंट बनाकर आ जाते हो एग्जाम में, तो एग्जामिनर ये बोलेगा बच्चे को लीवरेजेस नहीं आता। बट आप ये भी देखो कि यहां पर 3-3 बार हम ऐसा काम नहीं करेंगे। अब इनकम स्टेटमेंट को ही मैं फॉर्मूला में कन्वर्ट कर रही हूं, एक बार आप देखना वो फॉर्मूला से आप अग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फॉर्मूला बनेगा जी ईपीएस का, ध्यान से सुनना, फॉर्मूला बनेगा ईपीएस का। राइट हैंड साइड पे मैंने शुरुआत की ईबीआईटी से, क्योंकि यही तो निकालना है, ईबीआईटी तो निकालना है। अच्छा, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करते हो इनकम स्टेटमेंट में, तो क्या आता है? ईबीटी। मैंने ईबीटी को ब्रैकेट में रख लिया और ब्रैकेट के बाहर नेट ऑफ टैक्स का ब्रैकेट रख लिया। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास? ईएटी। ईएटी में से माइनस करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड, तो बताओ क्या आ जाता है? अर्निंग्स फॉर इक्विटी। और अर्निंग्स फॉर इक्विटी को डिवाइड करोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो क्या आ जाता है? ईपीएस। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इनकम स्टेटमेंट के एक वर्टिकल फॉर्मेट को फॉर्मूला फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। डू यू ऑल अग्री विद दिस फॉर्मूला? मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बार ये फॉर्मूला अप्लाई करने देना, फिर आपका नोटिंग वाला काम शुरू हो जाएगा। नाउ व्हाट इज माय टारगेट ईपीएस? सबसे पहली टारगेट ईपीएस क्या थी? 4। मुझे क्योंकि ईबीआईटी निकालना था, तो मैंने ईबीआईटी को एज ईबीआईटी रखा। मुझे बताना बेटा इंटरेस्ट कितना था आपके पास? 4,80,000। मुझे बताना टैक्स रेट कितना था? 30%। क्या इस क्वेश्चन में कोई प्रेफरेंस डिविडेंड था? नहीं था। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने थे? 4 लाख। जब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, देखिए ये हो गया 16 लाख, 4 लाख दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो गया। बाय द वे, आप इस नेट ऑफ टैक्स ब्रैकेट को ओपन कर दो। 0.7 ईबीआईटी माइनस 480 इंटू 0.7 करना। फिर मैंने बोला 0.7 ईबीआईटी इज इक्वल टू 336, उधर जाकर ऐड हो जाएगा तो 1936 बन रहा है। और ईबीआईटी इज इक्वल टू 1936 डिवाइडेड बाय 0.7, 2765714। और बाय द वे, यही एग्जैक्ट फिगर ऊपर आ चुकी थी, बस 1-2 रुपए का ही फर्क था। ठीक है, तो अब आप ही बताओ कि आपको कौन सा वे ऑफ सॉल्विंग बेटर लग रहा है, यूजिंग लीवरेज या यूजिंग दिस फॉर्मूला? यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो देखो, ये हमारी एग्जाम में कॉल रहेगी, व्हाट विल सेव टाइम फॉर मी, जिससे मेरा पेपर पूरा हो जाए। तो मैं लीवरेज यूज करना गलत नहीं है, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग इन दिस केस। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट कि अच्छा लीवरेजेस का क्वेश्चन आया, कोशिश तो यही रहती है कि आगे परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला भी लगे, बट जहां पर लग रहा है कि वही चीज ने टाइम बहुत ज्यादा ले जाना है, तो फिर आप अपना ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो अब शुरू कीजिए इस फॉर्मूला से।
अब आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। रादर अगले दो टारगेट ईपीएस के हिसाब से अगले दो ईबीआईटी भी निकाल ही लोगे फटाफट से अब तो। ईपीएस इज इक्वल टू, ब्रैकेट में रखो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के बाद 1 माइनस टी वेयर टी इज टैक्स रेट, फिर ब्रैकेट क्लोज माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, और डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हाँ जी, When it comes to 15 at 24, मैं चेक कर लेती हूँ। इफ ईपीएस इज 2, आप मुझे ईबीआईटी बता रहे हैं 856. 480, ठीक है। किसी के पास ईबीआईटी के आंसर नहीं आ रहे हैं तो बता दीजिए प्लीज। इक्वेशन सॉल्व करने में हेल्प चाहिए, लेट मी नो। हाँ जी, डन। Yes, ma'am. चलिए, अब एक बस एक एडिशनल इंसाइट है, क्वेश्चन तो खत्म हो गया है। मैं आपको एक चीज रिमाइंड करवाना चाहूंगी, वैसे तो प्रॉपर अगले चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। वो ईबीआईटी जिस पर ईपीएस 0 हो, उस ईबीआईटी को बोला जाता है बच्चे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। वो ईबीआईटी जिस पर ईपीएस 0 हो। सो इन दिस केस आर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज 4,80,000। कहने का मतलब, अगर ईबीआईटी क्रॉस करेगा 4,80,000 तभी पॉजिटिव ईपीएस आनी शुरू होगी। इफ एक्चुअल ईबीआईटी इज लेस देन 4,80,000 तो ईपीएस नेगेटिव में आएगा। ठीक है जी, हम इसको अगले चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। ये बस इस क्वेश्चन में एडिशनल इंसाइट है। डन हो गया जी। ऑल राइट, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, थोड़ा टाइम भी लेगा ये क्वेश्चन। दैट इज क्वेश्चन नंबर नॉट 22। 22 होमवर्क में नहीं हो सकता। होमवर्क में कब था? मैंने बोला था क्या होमवर्क में? नहीं हो ही नहीं सकता। ओके ओके, ऑल राइट ऑल राइट। चलिए, फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ आरएसटी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च आर गिवन बिलो। ध्यान से देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑपरेटिंग लीवरेज 1.4 गिवन है, कंबाइंड लीवरेज 2.8 गिवन है, फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट मतलब ऑपरेटिंग वाला फिक्स कॉस्ट ही है जी। सेल्स बता दिया, 12% डिबेंचर बता दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल बता दिया, और इनकम टैक्स रेट बता दिया। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट फाइनेंशियल लीवरेज। बताइए बेटा जी, फाइनेंशियल लीवरेज कैसे निकालोगे? टू, कैसे?
कैसे आपने कंबाइंड लीवरेज डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग, समझ गई, लिखकर बताओ बस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। आप ऐसे बोलोगे, कंबाइंड लीवरेज हाँ जी, कंबाइंड लीवरेज 2.8 टाइम्स गिवन है, ऑपरेटिंग लीवरेज 1.4 टाइम्स गिवन है, तो यहां से फाइनेंशियल लीवरेज कितनी आ रही है? 2 टाइम्स। पहली रिक्वायरमेंट डन हो गई। ओके, नाउ टू सॉल्व सेकंड रिक्वायरमेंट। हाँ जी, सेकंड रिक्वायरमेंट आपसे क्या पूछ रही है? ईपीएस, पीवी रेशो एंड ईपीएस। बेटा जी, पीवी रेशो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है। और ईपीएस भी पूछा है, तो एक काम करो ना, पूरे इनकम स्टेटमेंट तो बना ही लो। ईपीएस जब चाहिए तो मुझे तो इनकम स्टेटमेंट देखो बनानी पड़ेगी, सीधी सी बात है। इनकम स्टेटमेंट बनाओ जी। सेकंड रिक्वायरमेंट में इनकम स्टेटमेंट मैं भी आपके साथ साथ ही बनाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, बुक में नहीं करना, उसमें खाली स्पेस में कुछ और आएगा। कॉपी में ही करना है इसको, खाली स्पेस में मैंने कुछ लिखवाना है। हाँ जी, सेल्स गिवन है 30 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट बचे कितनी है मेरे पास? पीवी सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट रेशो है, क्या है? निकालनी है, अच्छा, मिसिंग फिगर है। गॉट। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। क्या फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है? 2,04,000। ये आ गया जी मेरे पास ईबीआईटी। फिलहाल रुपी वैल्यू लिख नहीं पा रहे हैं इसकी। माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में हम क्या बोलेंगे? 21,25,000 के डिबेंचर्स हैं। इंटरेस्ट आप मुझे बता रहे हैं 2,55,000। ये मेरे पास ईबीटी आएगा। ईबीटी में से टैक्सेस माइनस करेंगे एट द रेट 30%, तो ईएटी आएगा। क्या क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड है? तो यही ईएटी बन जाएगा, अर्निंग्स फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो हमें पता है 1,70,000, तो आएगा ईपीएस। अब बच्चे ध्यान से देखिए, हम इनकम स्टेटमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाए, रीजन बीइंग कुछ फिगर्स मिसिंग है। उन मिसिंग फिगर्स को कैसे सॉल्व करेंगे? यूजिंग द हेल्प ऑफ लीवरेजेस। लेट अस से इन द वर्किंग नोट नंबर 1 आई हैव पिक्ड ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ना कंट्रीब्यूशन को मैंने कंट्रीब्यूशन ही लिखा। बेटा जी एक चीज बताना, क्या ईबीआईटी दैट इज, इसको मैं ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकती हूँ, इट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। डू यू ऑल अग्री विद दिस? आई कैन राइट ईबीआईटी एज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग लीवरेज कितनी थी? मैंने कंट्रीब्यूशन को शॉर्ट में लिख दिया, वर्ड सी अपॉन सी माइनस फिक्स कॉस्ट कितना है? 2,04,000। सो कैलकुलेट दिस वैल्यू। um, 7,14,000। हाँ जी, ऑपरेटिंग लीवरेज का वर्किंग नोट बनाकर क्या कंट्रीब्यूशन की वैल्यू 7,14,000 आ रही है? चेक कर लीजिए। हाँ जी, कंट्रीब्यूशन की वैल्यू 7,14,000। एंड वंस यू हैव अराइव्ड एट दैट वैल्यू, फिर तो आपकी पूरी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी, फिर किसी और वर्किंग नोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे अब बताएं, वेरिएबल कॉस्ट एज बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 22,86,000।
अच्छा जी, EBIT आपके पास 5,10,000, hence EBT is 2,55,000, hence EAT is EAT कितना बता रहे हो? टैक्स है 76,500, EAT बेटा कितना है? 178,500 एंड हेंस EPS इज 1.05। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट तो कंप्लीट हो जाएगी, मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या आप में से किसी के मन में ये चल रहा था कि हम वर्किंग नोट ऑपरेटिंग लीवरेज का ना बनाते, लेटर से हम वर्किंग नोट फाइनेंशियल लीवरेज का बनाते, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो गिवन था। तो वहां से अल्टीमेटली आनी तो सेम ही वैल्यूज है। किस किसने ऐसे काम किया हुआ था, प्लीज रेज योर हैंड। और काम सही भी है, सही भी है। बट इफ यू आस्क मी विच वर्किंग नोट इज बेटर, देखो ध्यान से सुनो, व्हाट फिगर विच लीवरेज इज गिवन एंड विच इज कैलकुलेटेड बाय यू, बताओ। ऑपरेटिंग लीवरेज गिवन थी और फाइनेंशियल लीवरेज हमने कैलकुलेट की थी। हाउएवर आंसर सेम ही आना था, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बारी बच्चे ध्यान से सुनिए, फोकस प्लीज। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। इस क्वेश्चन को भूल के क्वेश्चन नंबर 35 देखो, सेम लैंग्वेज सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है। 35, क्वेश्चन नंबर 35 मैं स्क्रीन पर नहीं रख रही हूं, आप अपने पास रखो। 35 कंपेयर करो उसकी लैंग्वेज विद क्वेश्चन नंबर 22। दिख रहा है 35 सेम है? Yes. उसमें इतना कलेशी क्वेश्चन है ना, आई टेल यू। उसमें क्या होगा, अगर आप वर्किंग नोट ऑपरेटिंग लीवरेज का बनाओगे तो कंट्रीब्यूशन अलग आएगी, वर्किंग नोट फाइनेंशियल लीवरेज का बनाओगे तो कंट्रीब्यूशन अलग आएगी। अब उस केस में अगर आप मुझसे पूछे व्हाट इज बेटर या व्हाट इज ICAI डूइंग, अब आप बताओ ICAI ने अपनी तरफ से गिवन क्या करा था, ऑपरेटिंग लीवरेज करी है या फाइनेंशियल? तो जो ICAI ने बोल दिया सत्यवचन महाराज, पत्थर की लकीर, ऑपरेटिंग लीवरेज जो है उसी के हिसाब से ही काम करोगे, ठीक है। अगर उधर आप फाइनेंशियल लीवरेज के हिसाब से चले जाओगे, देखो वो ICAI बचने के लिए क्या कहता है, एक तो क्वेश्चन गलत बना लिया, अगले मॉड्यूल में क्या किया उन्होंने, नीचे एक लाइन छाप दी, सोल्यूशन चेंज करने का तो कष्ट करते नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए, नीचे लाइन छाप दी, हाउ एवर ऑल्टरनेटिव टू दिस क्वेश्चन आर ऑल्सो पॉसिबल, ये कहकर निकल ली वो तो। बट एग्जामिनर जो है, या तो उसके सामने ऑल्टरनेटिव सारे कैलकुलेटेड है, फिर तो वो सोचे। ये लाइन लिखकर नहीं एग्जामिनर कंसिडर करने वाला, उसने तो मेन चीज जो छपी हुई थी उसके पास वही मैच करनी होती है। तो बेटा अगर क्वेश्चन नंबर 35 आप होमवर्क में करेंगे, होमवर्क में करेंगे, आई एम टेलिंग यू वर्किंग नोट ऑपरेटिंग लीवरेज का ही बनाना। क्वेश्चन नंबर 35 में जाओ, वहां पर बुक में लिखो, बुक में लिखो क्वेश्चन नंबर 35 में सेम क्वेश्चन है 22 जैसा। बट मैं आपको बता रही हूं वर्किंग नोट जो बनेगा टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट वो ऑपरेटिंग लीवरेज 2 टाइम से ही बनेगा। भले ही फाइनेंशियल लीवरेज कुछ आ रही होगी फर्स्ट रिक्वायरमेंट में, दैट्स अ कैलकुलेटेड फिगर, उसको आगे मत यूज करना। गिवन फिगर ऑपरेटिंग लीवरेज के हिसाब से वर्किंग नोट बनाना। इस क्वेश्चन में ड्राफ्टिंग एरर है बेटा, आपकी गलती नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग की गलती नहीं है, क्वेश्चन की गलती है। बस हमको अल्टीमेटली, क्योंकि वो सामने चीज गलत है फिर भी हमको बचे रहना है, तो मैंने आपको बचने का तरीका बता दिया। यूज वट एवर इज अवेलेबल इन द क्वेश्चन, वो बात सही प्रूव करवानी है। अगर आप इस क्वेश्चन में अपनी तरफ से फाइनेंशियल लीवरेज का वर्किंग नोट बना गए, फिर तब आप देखोगे इनकम स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी, बट वो इनकम स्टेटमेंट फिर ऑपरेटिंग लीवरेज 2 नहीं बता पाएगी। बात तो वही होगी ना, बात तो वही होगी। हमको अल्टीमेटली क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन को ट्रू होल्ड रखना है। बात समझ में आ रही है? चलिए कमिंग बैक टू 22, 22 में कोई कलेश नहीं है। हाँ जी, वंस आर इनकम स्टेटमेंट इज कंप्लीट, मेरे पास EPS 1.05 आ रहा है 22 में। अच्छा, यही रिक्वायरमेंट हमसे क्या पूछ रही है बच्चे, ध्यान से देखो। पीवी रेशो, पीवी रेशो क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। 23.20. सेल्स कितनी थी? 30 ओके, कितना बता रहे हो आप मुझे? 23.20. राइट, थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, third requirement of the question, if company belongs to an industry whose assets turnover is 1.5, does it have high or low asset turnover? देखो जी, assets turnover ratio निकालनी है पहले तो। assets turnover ratio
का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सेल्स अपॉन एसेट्स, राइट। अब जो ये 1.5 गिवन है ना, ये कंपनी का नहीं है, ये तो ओवरऑल इंडस्ट्री का एवरेज है। हमको इस कंपनी का स्पेसिफिकली निकालना है, तो इस कंपनी की सेल्स बचे कितनी है, 30 लाख की। अब इसके एसेट्स क्या गिवन है आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में, नो, बट लाइबिलिटी साइड की कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है। बस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट बोल देंगे ना, तो लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड की क्या क्या इंफॉर्मेशन है, डिबेंचर है जी 21,25,000 के, और इक्विटी शेयर कैपिटल है जी 17 लाख की। तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ ही हम काम कर पाएंगे। बताओ जी कितना है ये टोटल एसेट्स, 38 लाख, हाँ 25,000। ये बताओ पॉइंट टाइम्स में आता है ये, दिस इज नॉट अ परसेंटेज, दिस इज अ टाइम्स। नाउ assets turnover ratio of the company is 0.784 time, और इंडस्ट्री की कितनी है 1.5। सो द कंपनी हैज हाई और लो टर्नओवर, लो। तो लिखिए कंपनी हैज लो एसेट्स टर्नओवर एज कंपेयर टू इंडस्ट्री। कंपनी हैज लो एसेट्स टर्नओवर एज कंपेयर टू इंडस्ट्री। Company has low assets turnover as compared to industry। थर्ड रिक्वायरमेंट क्लियर है सभी को। फोर्थ रिक्वायरमेंट पे मेरे साथ साथ ही बने रहना, आगे मत जाना प्लीज। फोर्थ रिक्वायरमेंट आपसे पूछ क्या रही है, फोकस करो। फोर्थ रिक्वायरमेंट, हाँ जी, एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स EBT of the company will be equal to 0। बेटा जी ध्यान से सुनना मेरी बात, हमने जितनी भी लीवरेजेस सीखी हुई हैं, आप सोचो सेल्स का इंपैक्ट EBT पर बता दे, ऐसी कौन सी लीवरेज है, कंबाइंड लीवरेज। क्योंकि वैसे डायरेक्टली रेफरेंस किसकी है, EPS की। बट आप देखो व्हेन देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, परसेंटेज चेंज इन EPS बराबर परसेंटेज चेंज इन EBT। कहने का मतलब EBT को जीरो करना, इस क्वेश्चन में EPS को जीरो करना, बात एक ही है जी, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई भी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। सो इफ आई आस्क यू, पहले ना प्लीज बात को समझ लेना फिर लिखना। इफ आई आस्क यू परसेंटेज चेंज इन EBT, मैंने ब्रैकेट में आपकी रेफरेंस के लिए लिख दिया, और EPS कहना इसे 100%। कोई भी चीज अभी चल रही है पॉजिटिव में, उसको 0 तक लेकर जाना है, तो कितने परसेंट से चेंज, चेंज में क्या बोलोगे, परसेंटेज डिक्रीज, कितने परसेंट से गिराना है उसको, 100% से। कोई भी फिगर चल रही होगी उसको 100 पर लेकर जाना, मतलब उसको 100 पर, उसको 0 पर लेकर जाना, मतलब उसको 100% से गिरा देना। नाउ इफ आई यूज कंबाइंड लीवरेज, इफ आई यूज कंबाइंड लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला वैसे तो होता है परसेंटेज चेंज इन EPS, मैंने क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया परसेंटेज चेंज इन EBT, बात तो वही है, इट इज बराबर परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। बच्चे कंबाइंड लीवरेज कितनी गिवन है, तो मुझे बताओ परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना आ गया, 4 डेसिमल प्लेस तक बताना। 714 आगे, 2 के बाद क्या है, मैं इसको 3 लिखूंगी। वो बचपन के लॉजिक्स होते थे ना कि अगर चीज 5 एंड ऑनवर्ड्स है तो राउंडिंग अपवर्ड्स, 4 तक है तो राउंडिंग डाउनवर्ड्स, तो मैंने 7143 लिख दिया, वैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये चेंज डिक्लाइन है या इंक्रीज है, डिक्लाइन। सो व्हाट इज माय रिवाइज्ड सेल्स वैल्यू, ओरिजिनल सेल वैल्यू कितनी थी बच्चे, 30 लाख माइनस 19,28,571। पहले तो ना आप ये चीज नोट करो, मुझे फर्दर और भी कुछ एक्सप्लेन करना है इसमें। पहले तो आप यहां तक आ जाओ, परसेंटेज डिक्रीज इन EBT, EBT अभी जो भी चल रही होगी उसको 0 पर लेकर जाना, मतलब 100% से गिरा देना, पूरा पूरा वाइप आउट करना है जी। तो 100% से डिक्रीज करवाना, परसेंटेज चेंज इन EBT 100%। फिर लगाओ कंबाइंड लीवरेज का परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला, एंड यू विल अराइव एट द रिवाइज्ड फिगर ऑफ सेल्स वैल्यू। कंप्लीट कर लीजिए पहले तो इसको, फिर आगे की बात करते हैं।
ये बुक में क्यों सॉल्व करिए, ये जगह मुझे चाहिए थी। नहीं करनी थी। ठीक है, इंस्ट्रक्शन। मुझे ये जगह चाहिए थी जो इस क्वेश्चन के बाद ब्लैंक है। बुक में कोई सॉल्यूशन नहीं जाता बेटा, कॉपी में जाता है। बुक में इट्स अ कॉन्सेप्ट जो मुझे हाथ से लिखवाना है कल, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। मैंने बुक में कुछ मेरे पास भी तो वो स्पेस अवेलेबल है। मैंने लिखा क्या यहाँ पे, कुछ लिखा क्या? नहीं लिखा, मैंने भी खाली छोड़ी हुई है। हाँ जी, आ गया ये आंसर। अब ध्यान से सुनिए। ऑल राइट बच्चे, इसी चीज को करने का एक ऑल्टरनेटिव है। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि क्लास का टाइम होने वाला है, एमटीपी का टाइम शुरू है, इसलिए मुझे आपको अभी फ्री करना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव बस दिमाग बंद करके लिख लो, समझेंगे कल। अपनी घर पे तिकड़मबाजी नहीं लगानी, अच्छा ऐसे बना होगा कोई फॉर्मूला। प्लीज कल एक्सप्लेन करेंगे उसको। कॉन्सेप्ट का नाम है ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। इसके ब्रैकेट में लिखना इसकी डेफिनेशन, वो सेल्स जिस पर ईपीएस 0 हो। ठीक है, और राइट हैंड साइड में फॉर्मूला लिखिए, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। क्योंकि आपको आईसीआई के सजेस्टेड आंसर में ऑल्टरनेटिव दिख सकता है, इसलिए मेरा आपको बताना फर्ज है। आंसर तो निकाल चुकी हो आप ऊपर, जो चीज आप जानते हो, बट ऑल्टरनेटिव देकर परेशान ना हो जाएं। हाँ जी, वो सेल्स जिस पर ईपीएस 0, इन दिस क्वेश्चन ईपीएस 0 मतलब ईबीटी 0, बात तो एक ही है। वो सेल्स जिस पर ईबीटी 0, वही तो बताना है क्वेश्चन को। अच्छा जी, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी थी मेरे पास? 2,04,000। फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट के नाम पर इंटरेस्ट ही है जी, कितना? 2,55,000। और पीवी रेशो आपने सेकंड रिक्वायरमेंट में निकाली हुई है, चेक कर लो। क्या ये आंसर 19,28,571 के आसपास आ रहा है? 19,28,571 लिख कर छोड़ना है। फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ नहीं सोचना। कल सबसे पहले यही काम ही करवाया जाएगा। कल सबसे पहले डिस्कशन का एजेंडा ही यही है। व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट, हाउ वाज दिस फॉर्मूला डिराइव। अभी कुछ नहीं डाउट में पड़ना मैम ये क्या हो गया, सिर्फ लिख कर छोड़ दो, दिमाग बंद कर दो इस चीज को लेकर। हाँ जी, अरे सुन तो लो होमवर्क बेटा, बुक्स बंद कर दी ऐसे ही। हाँ जी, ऑलरेडी आपको क्वेश्चन नंबर 35 बताया होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 23 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 33 इज ऑल्सो इन योर होमवर्क। 35, 23, 33, बट 33 को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। 33 को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। हाँ जी, 33 खोले अपनी बुक्स में। 33, 35, 23, 33। अब 33 फटाफट से रीड करते हैं। हाँ जी, कंपनी पी एंड क्यू हैव द सेम अर्निंग बिफोर टैक्स, हाउएवर मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ कंपनी पी इज 0.2। बेटा जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से आपका क्या लेना देना? अगर ऑपरेटिंग लीवरेज इसी का रेसिप्रोकल है, यानी कि कितनी हो जाएगी? 5, 1 डिवाइडेड बाई 0.2। अच्छा, आगे बढ़ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ कंपनी पी तो 0.2 है, एंड फॉर कंपनी क्यू इट इज 1.25 टाइम्स देन दैट ऑफ कंपनी पी। एमओएस को लेकर कह रहे हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को लेकर कह रहे हैं कि अगर पी का 0.2 है तो क्यू का उसका 1.25 टाइम्स है। 1.25 टाइम इंटू 0.2 करना, 0.25। हैंस कंपनी क्यू का ओएल ऑपरेटिंग लीवरेज कितना हो गया? 4। अच्छा जी, इंटरेस्ट देखना। इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर कंपनी पी इज 1,50,000 एंड कंपनी क्यू का इज 1/3 लेस देन दैट ऑफ कंपनी पी। 1.5 लाख का 1/3 लेस कर दो तो 1 लाख बच गया, वो क्यू का इंटरेस्ट है।
Further, financial leverage of company P is 4 and for company Q it is 75% of company P. 4 का 75%, 3. That's it. PV ratio given है, tax rate given है, you're required to prepare income statement. बस given information को थोड़ा सा simplify करना है. Homework है. चलिए जी, भागो, कह दियो भागो.